वसीम की असलियत के बारे में जानकर लवी और प्रीति को काफी झटका लगा था। वो दोनों पिछले 100 सालों से राज्य में छिपकर रह रहे थे और वो दोनों क्योंकि खुद मैजिशियन थे, इसलिए उन्हें जादुई दुनिया के सभी फेमस लोगों के बारे में पता था। उन्हें आग और बर्फ की जानी मानी लड़ाई के बारे में भी पता था। अभी उनके सामने महान बर्फीला जादूगर बैठा हुआ था। उन्होंने पिछली रात वसीम का बर्फीला जादू तो देखा था, मगर उन्हें यह नहीं पता था कि असल में वसीम ही वो महान बर्फीला जादूगर था जिसकी कहानियां वो सुना करते थे। हालांकि उनके पास वसीम की महानता के बारे में बात करने का टाइम नहीं था, क्योंकि अभी वो वसीम के हाथ में उस हरे डिब्बे की तरफ देख रहे थे। प्रीति थोड़ी देर हेजिटेट हुई, लेकिन फिर वो आगे बढ़ी और उसने डिब्बा वसीम से ले लिया। डिब्बे की तरफ देखते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। यह डिब्बा काफी पुराना था और उसके ऊपर कुछ सिंबल्स बने थे। ये सिंबल्स कुछ बिखरे हुए और अजीब थे, लेकिन इन्हें देखकर लवी और प्रीति पुरानी यादों में खो गए थे। ये सिंबल्स ब्रह्मा राक्षसों की भाषा थे। इनमें से कुछ सिंबल्स ऐसे भी थे जो उन्होंने अंधेरे जंगल को छोड़ने के बाद करीब 100 सालों से नहीं देखे थे। प्रीति ने डिब्बे पर अपनी उंगली फिराई। इमोशनल होने के साथ साथ वो काफी एक्साइटेड भी हो गई थी। ये तो वाकई महान ब्रह्मा राक्षस का है, प्रीति ने कहा। फरदीन ने मुझे यह 100 साल पहले लाकर दिया था। इसके ऊपर ब्रह्मा राक्षसों की एक खास सील लगी है, लेकिन मैंने इस डिब्बे को कभी खोला नहीं, वसीम ने कहा। प्रीति ने सिर हिलाया और डिब्बे पर लिखे शब्दों की तरफ देखने लगी। उसने अपना लेफ्ट हैंड ऊपर की तरफ उठाया, जिसमें से एक पत्ता बाहर निकला। यह पत्ता उड़कर डिब्बे के पास आया और उससे चिपक गया। तुरंत ही डिब्बे के सिंबल्स चमकने लगे। यह सीन बिल्कुल तालाब में पत्थर फेंकने के जैसा था। जैसे पत्थर फेंकते ही तालाब में हलचल होने लगती है, वैसे ही यहां पत्ता छूते ही डिब्बे में चमक आ गई थी। डिब्बा अपने आप हवा में उड़ने लगा। उसमें से इंद्रधनुष के रंग में रेत निकलने लगे और कुछ ही पल बाद उसमें से रेत के पार्टिकल्स बाहर आने लगे। प्रीति ने अपना हाथ अपने मुंह पर रख लिया। यह तो महान ब्रह्मा राक्षस की बहती हुई रेत की दुनिया है, प्रीति ने कहा। यह वाकई बहती हुई रेत की दुनिया है। लवी भी काफी एक्साइटेड हो गया। बहती हुई रेत की दुनिया, फरदीन वाकई में लाजवाब था। उसे तो यह भी डर नहीं लगा कि यह डिब्बा मैं खुद के लिए भी रख सकता था, वसीम ने अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे कहा। और जैसे ही उसने डिब्बे की तरफ देखा, उसकी आंखें सरप्राइज से भर गईं। अचानक वो खड़ा हुआ और अपने दुकान का दरवाजा लगा लिया। बहती हुई रेत की दुनिया अपने आप में एक छोटी सी दुनिया थी। ब्रह्मा राक्षस वर्ल्ड ट्री की रक्षा करते थे। वर्ल्ड ट्री से कोई भी एक छोटी सी दुनिया बना सकता था। बहती हुई रेत की दुनिया ऐसी ही एक दुनिया थी जिसे वर्ल्ड ट्री ने बनाया था। इसकी रक्षा महान ब्रह्मा राक्षस करते थे। लेकिन फिर ब्रह्मा राक्षस गायब हो गए और वर्ल्ड ट्री भी तबाही के मोड़ पर आ गया। इसलिए इसके बाद किसी को भी बहती हुई रेत की दुनिया का पता नहीं चला। केवल महान ब्रह्मा राक्षस को ही इस जगह का पता था। इसके सिवा आज तक कोई भी इस दुनिया को नहीं ढूंढ पाया। जैसे ही प्रीति के अंदर का वर्ल्ड ट्री इंद्रधनुष की रोशनी के कांटेक्ट में आया, उसके अंदर भी हलचल होने लगी। वर्ल्ड ट्री के पत्ते बड़े होने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे वर्ल्ड ट्री दोबारा खिलने वाला हो। तभी डिब्बे में से एक रोशनी चमकी और उसमें एक आदमी दिखने लगा। इस बूढ़े आदमी के बाल सफेद थे और उसने हरे रंग की ड्रेस पहनी हुई थी। इस आदमी ने लवी और प्रीति की तरफ देखकर स्माइल किया। प्रीति, लवी, तुम दोनों अब काफी बड़े हो गए हो, उस आदमी ने कहा। महान ब्रह्मा राक्षस, प्रीति और लवी ने झुककर उस आदमी से कहा। खुश रहो मेरे बच्चों, अब तुम दोनों ही ब्रह्मा राक्षसों की आखिरी उम्मीद हो। मुझे तुम दोनों को देखकर काफी खुशी हुई और अब तो हमारा नया वर्ल्ड ट्री भी तुम्हारे अंदर है। यह देखकर मुझे काफी अच्छा लगा कि मैंने सही लोगों को वर्ल्ड ट्री की रक्षा की जिम्मेदारी दी थी। फरदीन ने वर्ल्ड ट्री को देखकर खुशी से कहा। प्रीति भी वर्ल्ड ट्री की तरफ देखने लगी। लेकिन महान ब्रह्मा राक्षस, मैं वर्ल्ड ट्री को ठीक से नहीं बचा पाई। यह तो मिटने ही वाला था। मैं इसकी ठीक से देखभाल नहीं कर पाई, प्रीति ने कहा। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने तुम्हें जो मिशन दिया था तुमने वो पूरा किया। वर्ल्ड ट्री अभी भी जिंदा है। इससे बड़ी बात और कोई नहीं हो सकती।
नर भेड़िए तुम्हारे शिकार पर निकले थे और बौने भी तुम्हें ढूंढ रहे थे। इसका मतलब है तुम दोनों ने इतने सालों में काफी परेशानियां झेली होंगी। तुमने अभी तक जो भी किया है, इससे तो तुम ब्रह्मा राक्षसों के हीरो बन गए हो। अब मैं बहती हुई रेत की दुनिया भी तुम्हारे हवाले करता हूं। इतने सालों की लड़ाई के बाद बहती हुई रेत की दुनिया भी करीब करीब बर्बाद हो चुकी है। मैंने अपनी पावर से इसे सेफ रखने की कोशिश की, लेकिन अभी यह दुनिया काफी अस्त व्यस्त है, इसलिए इसमें अभी कोई नहीं जा सकता। तभी फरदीन के सामने से वो डिब्बा उड़कर प्रीति की तरफ आ गया और फरदीन की आंखों में चमक दिखने लगी। तुम वर्ल्ड ट्री इसके अंदर लगा दो और उसकी शक्तियों से बहती हुई रेत की दुनिया को वापस बनाओ। अपनी एक अलग दुनिया बनाओ जिससे हम ब्रह्मा राक्षसों को नया घर मिल सके। अब यह सब तुम्हारे ही हाथ में है, फरदीन ने कहा। प्रीति ने जैसे ही धीरे से डिब्बे को पकड़ा, वैसे ही रेत उसके दाहिने हाथ पर आ गई। फिर धीरे धीरे वो रेत बढ़कर उसके पूरे हाथ पर जम गई। पलक झपकते ही रेत ने उसकी पूरी बॉडी को कवर कर लिया था। प्रीति ने अपनी आंखें बंद की तो उसे बहती हुई रेत की दुनिया और अपने बीच एक कनेक्शन बनता हुआ महसूस होने लगा। कुछ ही देर बाद वर्ल्ड ट्री उड़कर डिब्बे की तरफ गया और उसमें अपनी जड़ें फैला लीं। उसकी जड़ें इतनी तेजी से फैलीं कि किसी को भी अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। फिर वर्ल्ड ट्री ने डिब्बे को कसकर जकड़ लिया। वर्ल्ड ट्री अब पूरी तरह से डिब्बे के अंदर अपनी जड़ें फैला दी थी और इंद्रधनुष उसके चारों तरफ घूमने लगा था। लवी प्रीति की तरफ काफी नर्वस होकर देख रहा था, लेकिन उसकी कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। प्रीति को एक नई जिम्मेदारी मिल रही थी, महान ब्रह्मा राक्षस बनने की जिम्मेदारी। प्रीति एक नई दुनिया बना रही थी, एक ऐसी दुनिया जिसे सिर्फ एक महान ब्रह्मा राक्षस बना सकता था और जो सिर्फ ब्रह्मा राक्षसों के लिए थी। यह प्रक्रिया करीब आधे घंटे तक चलती रही। प्रीति ने जब धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो उसकी पुतलियों में ढेर सारे सिंबल्स दिखने लगे। बहती रेत ने उसके चारों तरफ एक बैरियर बना लिया था। फैल जाओ, प्रीति ने धीरे से कहा। जैसे ही प्रीति ने कहा वैसे ही रेत उड़ने लगी और वापस डिब्बे की तरफ जाने लगी। डिब्बे से निकलने वाले इंद्रधनुष की रोशनी भी अचानक से गायब होने लगी। प्रीति के हाथ से हरे रंग की रोशनी निकल रही थी। कुछ ही देर बाद डिब्बा और वर्ल्ड ट्री दोनों गायब हो गए। यह सब देखकर फरदीन की आंखें खुशी से भर गईं। वाह, बहुत अच्छे, आज से तुम ही महान ब्रह्मा राक्षस हो प्रीति, फरदीन ने कहा। मैं ब्रह्मा राक्षस कैसे बन सकती हूं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं ये नहीं कर सकती, प्रीति ने ना में सिर हिलाते हुए कहा। महान ब्रह्मा राक्षस बनने की बस एक ही शर्त होती है कि उसमें वर्ल्ड ट्री को समझने की ताकत होनी चाहिए। तुम में यह ताकत मुझसे भी ज्यादा है, फरदीन ने स्माइल करते हुए कहा। लवी के कंपैरिजन में तुम यह काम ज्यादा अच्छे से कर सकती हो। प्रीति लवी की तरफ मुड़ी। लवी अभी भी प्रीति को स्माइल करते हुए देख रहा था। अब प्रीति के अंदर आत्मविश्वास भर गया था। उसे अपने भीतर अभी भी वर्ल्ड ट्री महसूस हो रहा था। वो वापस फरदीन की तरफ मुड़ी और उसने सिर हिलाया। मैं इस बात का ध्यान अच्छे से रखूंगी और देखना, धीरे धीरे वर्ल्ड ट्री फिर से बड़ा हो जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम ये काम अच्छे से करोगी। तुम दोनों की वजह से इस राज्य में फिर से ब्रह्मा राक्षस आ पाएंगे, फरदीन ने स्माइल करके सिर हिलाते हुए कहा। फिर वो वसीम की तरफ मुड़ा और स्माइल करते हुए कहा, वसीम, मैंने तुमसे क्या कहा था? मैंने कहता था कि एक दिन तुम भी बूढ़े हो जाओगे, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब क्या कहोगे? तुम भी बूढ़े हो चुके हो। वसीम ने अपने होंठ काटते हुए कहा, कम से कम मैं जिंदा तो हूं, तुम तो 100 साल पहले ही मर चुके। हां, इस बात में मुझे तुम लोगों से जलन तो होती है, फिर भी मरना इतना बुरा भी नहीं है। मैं जिंदा रहकर थक गया था, लेकिन मरने के बाद मुझे काफी शांति मिली, फरदीन ने वसीम को जवाब दिया। थोड़ी देर रुकने के बाद उसने फिर सीरियस होकर कहा, मरने के पहले मेरा एक काम करोगे? इन दोनों का ख्याल रखना, ये हमारे ब्रह्मा राक्षसों की आखिरी उम्मीद है।
हाँ हाँ, यही लोग तो नए ब्रह्मा राक्षसों को जन्म देंगे, वसीम ने कहा। तुम्हारी मजाक करने की आदत गई नहीं है, फरदीन ने हंसकर जवाब दिया। मैजिक पोशन शॉप में सन्नाटा फैल गया। प्रीति ऊपर छत की तरफ देख रही थी। लवी प्रीति के कंधे पर हाथ रखा खड़ा हुआ था, लेकिन कुछ भी बोल नहीं रहा था। वसीम वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गया। उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं दिख रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में पुरानी यादें झूल रही थीं। कई सालों पहले वो भी जवान हुआ करता था, वो भी यहां वहां घूमता रहता था। तब तक वो इतना महान जादूगर नहीं था और उसे कई कमाल के लोग मिलते थे। वसीम काफी देर तक शांत बैठा रहा, फिर वो प्रीति की तरफ देखने लगा। अगर तुम्हें पेमेंट से कोई दिक्कत ना हो तो तुम यहां पर काम कर सकती हो, उसने कहा। क्या सचमुच? प्रीति को वसीम की बात सुनकर झटका सा लगा, लेकिन वो काफी एक्साइटेड फील करने लगी। कल रात जिन नर भेड़ियों ने उन पर हमला किया था, उन्हें जेल भेज दिया गया था और अब लंबे समय तक वो जेल से बाहर नहीं आ सकते थे। लेकिन इनके अलावा और भी नर भेड़िए अभी भी प्रीति और लवी की तलाश में घूम रहे थे। ऐसी सिचुएशन में प्रीति और लवी ज्यादा दिन तक ककाओ गांव में नहीं रह सकते थे। हालांकि अगर वसीम प्रीति को दुकान में रखने को तैयार था तो उनकी सेफ्टी की भी कोई दिक्कत नहीं थी। एक महान बर्फीले जादूगर ने उनके आगे मदद का हाथ बढ़ाया था और इसके बाद तो उन्हें डरने की कोई जरूरत ही नहीं बची थी। प्रीति थोड़ी देर हेजिटेट हुई। फिर क्या लवी भी यहां पर रह सकता है? प्रीति ने नर्वस होकर पूछा। मैं हर किसी को नौकरी पर नहीं रखता, वसीम ने ना में सिर हिलाते हुए कहा। लेकिन प्रीति का दुखी चेहरा देखकर उसने आगे कहा, ऊपर का कमरा तुम्हारे लिए है, अब तुम वहां जितने चाहे उतने लोगों के साथ रह सकती हो। ये तुम्हारा पति है तो कम से कम तुम्हें इतने पैसे तो कमाने होंगे कि तुम इसे जिंदा रख सको। प्रीति की आंखों में खुशी भर आई। शुक्रिया मास्टर वसीम, उसने झुक कर कहा। शुक्रिया, लवी ने भी स्माइल करते हुए कहा और वसीम के आगे झुक गया। पिछले 100 सालों से प्रीति और लवी राज्य में भटके रहे थे। वो ऐसे ही बड़े हुए थे। उन्होंने बहुत परेशानियां देखी थी और अभी तक लोग उनसे किसी न किसी बात का बदला ही ले रहे थे, जबकि वो तो बस शांति से रहना चाहते थे और अपनी जिंदगी जीना चाहते थे। वो भी चाहते थे कि उनके बच्चे हों और वो ब्रह्मा राक्षसों की नई पीढ़ी को जन्म दें। उन्हें कल इस बात की उम्मीद दिखी थी, लेकिन उसके बाद वो बड़ी मुश्किल से मौत के मुंह से बाहर निकले थे। प्रेम और बाकी लोगों ने उनकी जान बचाई थी। कुछ देर पहले तक उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनकी बाकी जिंदगी भी भागते भागते ही निकलने वाली थी, लेकिन अब ये बात खत्म होती दिख रही थी। अब वो खुशियों के दीपक जलाने के सपने देखने लगे थे। हम बस पोशन, टॉनिक्स और कुछ चीजें बेचते हैं। जब भी तुम एक शीशी बेचोगे, तुम्हें शेल्फ पर उसकी जगह नई शीशी रखनी होगी। बस यही तुम्हारा काम होगा। सारा खर्चा निकालने के बाद तुम प्रॉफिट का आधा हिस्सा रख सकती हो, लेकिन तुम्हारी कोई भी मिनिमम पेमेंट नहीं होगी। जितना हमारी दुकान कमाएगी उतना ही तुम कमाओगी। वसीम ने शेल्फ पर रखे मैजिक पोशन की तरफ इशारा करते हुए कहा। फिर उसने काउंटर के पीछे से एक किताब निकाली और काउंटर के ऊपर रखकर बोला, इसमें मैजिक पोशन को मिलाने के तरीके और कई जानकारियां हैं। अगर तुम्हें यह काम ठीक से समझ में नहीं आए तो तुम इस किताब में देख सकती हो। जब तक तुम्हारे बनाए पोशन से कोई मरता नहीं, तब तक परेशान होने की कोई बात नहीं। लेकिन आधा प्रॉफिट तो काफी ज्यादा है। आखिरकार ये आपकी दुकान है, प्रीति ने हेजिटेट होकर कहा। हम इतना ज्यादा भी नहीं कमाते। आधे प्रॉफिट से तुम्हारा आधा ही पेट भरेगा, वसीम ने कहा और दरवाजे की तरफ जाने लगा। अब तुम पहले से काफी ठीक दिख रही हो। तुम आज से ही काम चालू कर सकती हो। ब्रेकफास्ट मेरी तरफ से रहेगा। क्या हम मारिया रेस्टोरेंट जा रहे हैं? शुक्रिया मास्टर वसीम। खाने की बात सुनकर प्रीति की आंखों में खुशी भर आई। वो लवी के साथ दरवाजे से बाहर जाने लगी। उधर रेस्टोरेंट के बाहर अब तक एक लंबी लाइन लग चुकी थी। हर बार की तरह इस बार भी नॉर्मल मीठा और बहुत मीठा पसंद करने वाले लोग अलग अलग लाइन लगाकर खड़े हुए थे। बहुत से लोग एक दूसरे को गुस्से में देख रहे थे। कुछ लोगों ने तो अपनी स्लीव्स भी ऊपर कर ली थी और लड़ने को भी तैयार हो गए थे। मीठी रसमलाई पसंद करने वाले बेवकूफों, मैं तुम लोगों को चेतावनी देता हूं कि नॉर्मल मीठी रसमलाई को 1 स्टार देना बंद करो। तुम लोगों को जरा भी शर्म नहीं है क्या? तुम नॉर्मल मीठी रसमलाई पसंद करने वालों को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए।
कि बहुत मीठी रसमलाई को कभी भी इंसल्ट न करो। 99 नंबर वाकई बहुत बुरा था। अच्छा ऐसा है तो हो जाए दो हाथ, एक आदमी ने गुस्से में कहा और भीड़ की तरफ दौड़ पड़ा। वहां का पूरा माहौल अब बदल गया था। तभी अचानक रेस्टोरेंट के बाहर तलवारें निकलने की आवाजें आने लगीं। तलवार निकलने की आवाज सुनकर वसीम, प्रीति और लवी काफी हैरान हो गए। दोनों लाइंस की तरफ देखकर उनके कदम रुक गए। ठीक इसी समय ऋषि भी अपने एम्प्लॉय के साथ मारिया रेस्टोरेंट आया। वो यहां मारिया रेस्टोरेंट के काले कारनामों का पर्दाफाश करने आया था। वो अपने रेस्टोरेंट का 29वां नंबर कैसे भी करके वापस पाना चाहता था। लेकिन मारिया रेस्टोरेंट के बाहर का सीन देखकर उसे थोड़ा झटका लग गया। तलवारें बाहर निकलने के बाद वहां एक गहरा सन्नाटा फैल गया। लाइन में खड़े बाकी लोग तलवार देखकर थोड़ा सा डर गए, लेकिन उन्होंने अपने कदम पीछे नहीं किए। वो रसमलाई के अपने पसंदीदा फ्लेवर के लिए वफादारी दिखाना चाहते थे। दोनों लाइंस के लोग एक दूसरे को गुस्से भरी नजरों से देख रहे थे और कोई भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा था। अगली डकलिंग, क्या तुम्हें लगता है कि ये लोग सच में लड़ाई करने वाले हैं? मैं 2 दिन से इनके लड़ने का इंतजार कर रही हूं और आज इन्होंने तो तलवार भी बाहर निकाल ली है। रिया ने रेस्टोरेंट के दरवाजे के सामने कुर्सी पर बैठे बैठे अगली डकलिंग से कहा। ऋषि ये सब देखकर काफी कंफ्यूज हो गया था। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आया, इतने सारे लोग लाइन लगाकर क्यों खड़े हैं और इन लोगों ने अपनी तलवारें बाहर क्यों निकाली हैं? क्या ये लोग भी रेस्टोरेंट का पर्दाफाश करना चाहते हैं? ऋषि का एम्प्लॉय काफी डर गया था। बॉस, अब हमें क्या करना चाहिए? उसने धीमी आवाज में पूछा। ऐसे मौके पर तो किसी को आगे आकर इन्हें बढ़ावा देना चाहिए। हमारे रेस्टोरेंट ऋषि की रोटी को इस रेस्टोरेंट की वजह से काफी नुकसान हुआ है, इसलिए बॉस होने के नाते मैं ये काम करूंगा। ऋषि के दिमाग में खुराफाती बातें चलने लगी। वो मुस्कुराता हुआ दोनों लाइंस की तरफ जाने लगा। फूड कंपटीशन को बॉयकॉट करो और इस रेस्टोरेंट को तोड़ दो, उसने अपने हाथ फैलाते हुए कहा। मारिया रेस्टोरेंट के बाहर का माहौल काफी तनातनी भरा था और इधर इतनी शांति थी कि कोई पिन गिरने की आवाज भी सुन सकता था। ऋषि की आवाज भी कस्टमर्स ने सुन ली। अच्छा, सभी ने मुड़कर ऋषि की तरफ देखा। उन सबके चेहरों पर काफी गुस्से भरे एक्सप्रेशंस आ गए थे। ऐसे एक्सप्रेशंस बस उन्हीं लोगों के चेहरे पर आते हैं जिन्हें किसी बात का पागलपन हो। बहुत मीठी और नॉर्मल मीठी रसमलाई पसंद करने वालों में भले ही आपस में लड़ाई थे, लेकिन इनमें से कोई भी फूड कंपटीशन को बॉयकॉट करने या फिर मारिया रेस्टोरेंट को तोड़ने के बारे में नहीं सोचता था। उन्होंने पूरी ईमानदारी से कंपटीशन में वोट किया था और रेस्टोरेंट की डिश को कम रैंकिंग मिलने के कारण वो लोग काफी नाराज थे। क्या ये आदमी हमारे जख्मों पर नमक छिड़कने आया है? और क्या ये रेस्टोरेंट को तोड़ने की बात कर रहा है? बहुत से लोगों को उत्कर्ष के ग्रुप को मिले राजमा चावल के इनाम की याद आ गई और वो भी प्रेम के रास्ते से ऋषि नाम के इस पत्थर को हटाना चाहते थे। उन्हें लगता था कि शायद ऐसा करने से प्रेम भी उन्हें कुछ ना कुछ इनाम जरूर देगा। ये बात सोचकर तलवार लिए सभी कस्टमर्स ऋषि को घूरने लगे। अभी एक दिन पहले हुई लड़ाई में नरभेड़िए काफी ज्यादा पावरफुल थे, लेकिन ऋषि उतना ज्यादा पावरफुल नहीं था, इसलिए कस्टमर्स को यह आसान टारगेट लग रहा था। रिया ने ऋषि की तरफ देखा। क्या ये बुरा आदमी है? पापा ने अभी अभी नया दरवाजा लगाया है तो मैं इसे ये दरवाजा नहीं तोड़ने दूंगी, रिया ने मन ही मन सोचा। उसने तुरंत अपने हाथ ऊपर किए। उसके हाथों में अब ब्लूइश वॉयलेट आग दिखने लगी थी। जैसे ही ऋषि ने देखा कि सभी उसकी बातें सुन रहे हैं, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। इतने ज्यादा लोगों का ध्यान उसकी तरफ आने के बाद उसे काफी मोटिवेटेड फील हो रहा था और उसे ऐसा भी लग रहा था जैसे ये सभी मारिया रेस्टोरेंट से बदला लेने आए हों। ऋषि अपने आप को क्रांति के एक बड़े लीडर के तौर पर देखने लगा था। उसे लग रहा था कि वो भी इन सभी लोगों के साथ रेस्टोरेंट का दरवाजा तोड़ता हुआ अंदर चला जाएगा और इस रेस्टोरेंट को मिट्टी में मिला देगा। वो प्रेम को अपने घुटनों पर झुकाकर माफी मंगवाना चाहता था। ऋषि को कई सालों से ऐसी फीलिंग्स नहीं आई थी। फूड कंपटीशन को बॉयकॉट करो, इस रेस्टोरेंट को मिट्टी में मिला दो, ऋषि ने आसमान की तरफ मुट्ठी उठाते हुए कहा। इस बार उसने पूरे जोर लगाकर चिल्लाया था, तोड़ दो, तोड़ दो, ऋषि के एम्प्लॉय ने कहा। उसके अंदर भी ऋषि की बातों के कारण जोश भर आया था। वो तो ये भी नहीं सोचता था कि उसका बॉस सही है या नहीं। उसे तो बस फिलहाल इतने सारे कस्टमर्स के साथ रेस्टोरेंट तोड़ने का मन कर रहा था। प्रीति इन दोनों की तरफ देख रही थी।
ये दोनों, क्या इन्होंने सुबह सुबह शराब पी ली है? प्रीति ने पूछा। कुछ लोग तो बस मरना ही चाहते हैं, वसीम ने ऋषि की तरफ घूर कर कहा। ऋषि रेस्टोरेंट के दरवाजे की तरफ गया और कंफ्यूज होकर पीछे देखने लगा। उसके पीछे सारे कस्टमर्स शांति से खड़े थे। उसे लग रहा था कि उसकी बातों से लोगों के अंदर खून खौल जाएगा और सभी उसकी बातें मानकर रेस्टोरेंट के दरवाजे की धज्जियां उड़ा देंगे। तुम लोग इतने शांत क्यों खड़े हो? लगता है कि तुम सभी अच्छे घरों से हो, है ना? लेकिन दोस्तों, अच्छाई दिखाने का भी अब यहां कोई फायदा नहीं। अभी इन सब के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मुझे लगता है कि तुम लोगों को बस एक ऐसा आदमी चाहिए जो तुम्हें लीड कर सके, और मैं ये जगह लेने में खुद को खुशकिस्मत समझूंगा, ऋषि ने सभी लोगों से कहा। सभी लोग उसे घूरे ही जा रहे थे। ऋषि खुद को एक ऐसे हीरो की तरह देख रहा था जिसकी लोग पूजा करते हैं। यह सब देखकर उसके अंदर काफी विश्वास भर गया और उसे अपनी बॉडी में बहुत सारी ताकत महसूस होने लगी। डरो मत, मैं ऋषि की रोटी रेस्टोरेंट का बॉस हूं। मेरा नाम ऋषि है। मैं तुम्हारे लिए इंसाफ और न्याय का देवता बनकर आया हूं। मुझे भरोसा है कि तुम लोगों ने भी फूड कंपटीशन में इस रेस्टोरेंट की डिशेस देखी होंगी। तुम लोगों का गुस्सा पूरी तरह जायज है। मैंने कभी इस घटिया से रेस्टोरेंट के बारे में नहीं सुना। इसकी 2 डिशेस टॉप 30 में कैसे आ सकती हैं? और तो और इसकी 5 डिशेस टॉप 100 में कैसे आ सकती हैं? इस रैंक पर आने के काबिल तो कई पुराने रेस्टोरेंट तक नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि इस रेस्टोरेंट ने अपनी रैंकिंग खरीदी है। ये बटर पनीर मसाला और नान क्या होता है? राजमा चावल क्या चीज है? मुझे तो इन डिशेस के नाम सुनकर ही गुस्सा आ रहा है। ऐसी अजीब से नामों वाली डिशेस टॉप 30 में कैसे आ सकती है? इसने वोटिंग सिस्टम में जरूर कुछ नौटंकी की है। मैं फूड कंपटीशन का एक अच्छा और वफादार फॉलोअर हूं। इसमें मैं कोई भी अजीब सी चीज नहीं होने दे सकता। हमें अपने दिलों का गुस्सा बाहर निकालना होगा और इसे बताना होगा कि हम बेवकूफ नहीं हैं। ऋषि की बातें सुनकर लोगों का गुस्सा और बढ़ता जा रहा था, लेकिन ऋषि अब भी इस बात से अनजान था। तभी उसने आगे कहा, तो चलो आओ इस रेस्टोरेंट को तोड़ दें और हम अपने फूड कंपटीशन की इज्जत बचाएं। ऋषि जैसे जैसे अपनी बात बोलता जा रहा था, उसे और भी ज्यादा एक्साइटमेंट फील हो रहा था। फिर उसने रेस्टोरेंट के दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई। ठीक उसी समय रेस्टोरेंट का दरवाजा खुला। यह क्या चल रहा है? और ये कौन है जो ये सारी दिक्कतें खड़ी कर रहा है? प्रेम ने गुस्से में कहा। दरवाजा सीधा ऋषि के चेहरे पर पड़ा और ऋषि पीछे की तरफ उछल गया। ऋषि काफी मोटा था। उसका वजन करीब 100 किलो का था और वो भीड़ के बीच जाकर गिरने लगा। सभी लोग उसके गिरने के लिए अलग हो गए और ऋषि जोर से जमीन पर गिरा। ऋषि जमीन पर लेटा हुआ था और उसके चेहरे पर दरवाजे के कारण लाल निशान बन गया था। प्रेम को भी यह देखकर काफी झटका लगा। उसने अभी अभी अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट किया था और वो रिया को उसके सुबह की पढ़ाई के लिए याद दिलाने आया था। हालांकि उसने कभी सोचा नहीं था कि कोई दरवाजे की तरफ दौड़कर आ रहा होगा और जैसे ही वो दरवाजा खोलेगा, किसी को वो दरवाजा सीधा मुंह पर लग जाएगा। उसे ऋषि को देखकर काफी दुख हो रहा था। प्रेम को पता था कि अगर ये कोई कस्टमर हुआ तो इससे प्रेम के बिजनेस को काफी नुकसान हो सकता था। ये मोटा आदमी केवल दरवाजा लगने के कारण इतने पीछे उछल गया। प्रेम वाकई में ताकतवर इंसान है। किसी को भी इससे पंगा नहीं लेना चाहिए, एक कस्टमर ने कहा। सभी कस्टमर्स प्रेम की तरफ देख रहे थे। ऋषि जैसे मोटे आदमी को इतनी दूर तक फेंकने के लिए काफी ताकत की जरूरत थी और प्रेम ने बस दरवाजे से ही ऐसा काम कर दिखाया था। वाओ, पापा तो कितने स्ट्रांग हैं, रिया ने कहा। अब उसके हाथ की फायरबॉल भी गायब हो गई थी। वह खुश होकर प्रेम की तरफ देखने लगी और जोर जोर से ताली बजाने लगी। ये कैसे हो सकता है? क्या ये रेस्टोरेंट का ओनर बहुत पावरफुल आदमी है? ऋषि जमीन पर लेटे लेटे सोच रहा था। उसे चेहरे पर काफी दर्द महसूस हो रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई दरवाजे से उसे इतनी दूर तक उछाल देगा, इसलिए उसका गुस्सा अब पूरे उफान पर था। ऋषि को तो हमला करने का मौका तक नहीं मिला था, बल्कि उसे ही प्रेम ने धूल चटा दी थी। लगता है यही रेस्टोरेंट का ओनर है, लेकिन मुझे इससे क्या लेना देना है? उसने मुझे नीचे गिरा दिया, लेकिन मेरे पीछे अभी बहुत सारे लोग हैं जिनके हाथों में तलवार है।
इनमें से तो कई खूंखार दानव भी हैं। भले ये रेस्टोरेंट का ओनर काफी ताकतवर हो, लेकिन वो हर एक को नहीं हरा सकता। ऋषि ने जैसे ही ये बात सोची, उसका कॉन्फिडेंस वापस आ गया। फिर वो जमीन पर हाथ रखकर खड़ा हो गया और उसने दोबारा अपने हाथ फैला लिए। ये बस रैंकिंग की फिक्सिंग नहीं कर रहा है, ये तो लोगों को परेशान भी कर रहा है। क्या यही न्याय है? सभी लोग पकड़ो इसे, इसके रेस्टोरेंट को तो। ऋषि ने कहा, तुम्हारे मुंह को ना तोड़ दूं। ऋषि के पास खड़े एक डीमन ने ऋषि को एक चांटा मारते हुए कहा, जिससे ऋषि दोबारा जमीन पर गिर गया। फिर डीमन ने उसके पेट पर लातों की बरसात कर दी। मैं भी मारिया रेस्टोरेंट की रैंकिंग को लेकर गुस्सा हूं, लेकिन मेरा गुस्सा इसलिए है क्योंकि उसको काफी कम रैंकिंग मिली है। मुझे तुम जैसे आदमी बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हारा फूड तो कचरा है। लेकिन तुम खुद को इंप्रूव तो करोगे नहीं। तुम तो अपने से अच्छे रेस्टोरेंट को गिराने की बात कर रहे हो। तुम जैसे लोगों को तो रास्ते चलते मार पड़नी चाहिए। बेशर्मी की भी हद होती है। सही कहा, तुम न्याय के देवता हो। पिछली बार तुम्हारे यहां के खाने में मक्खी निकली थी और तुम लोगों ने मुझे ही ये मक्खी डालने का जिम्मेदार ठहराया था। अब कैसा लगा? कहां गए तुम्हारे बॉडीगार्ड्स? प्रेम का फूड तुम्हारी सारी डिशेस से 100 गुना ज्यादा अच्छा है। उसको परेशान करने की हिम्मत और साहस आखिर तुम्हारे अंदर आया कहां से? और तुमने क्या कहा? इन सारी डिशेस के नाम घटिया हैं? तुम्हें पता भी है, आजकल मैं जब भी राजमा चावल सुनता हूं तो मैं खुशी से भर जाता हूं। इसके बारे में सोच के ही मैं झूम उठता हूं। भाइयों, बातों में हमें समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं। चलो अब हम आपसी बैर भूल जाएं और इसको मजा चखाएं। भले ही हम में से कुछ लोग बहुत मीठी रसमलाई पसंद करते हैं और कुछ लोग नॉर्मल मीठी रसमलाई, लेकिन यह आदमी हमारे विश्वास की धज्जियां उड़ा रहा है। हमें इसे सबक जरूर सिखाना चाहिए। मैं भी इसे लात मारूंगा। वहां खड़ा एक कस्टमर जोर से चिल्लाया। रेस्टोरेंट के बाहर खड़े कस्टमर्स को अब काफी गुस्सा आ गया था और उन्होंने ऋषि पर लात और घूंसों की बरसात करनी शुरू कर दी थी। ऋषि अपने ऊपर हुए हमले को देखकर काफी सदमे में आ गया। अरे रुको रुको, हम सभी तो साथी हैं। अरे रुको, चेहरे पर नहीं, उसने चिल्लाकर कहा। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। इसे तो जूते मारना चाहिए। ओए सुनो, हमें बांटने की कोशिश मत करो। नॉर्मल मीठी रसमलाई और बहुत मीठी रसमलाई वाले अब इकट्ठे हो गए हैं ताकि हम तुम जैसे बेशर्म रेस्टोरेंट ओनर को मजा चखा सकें। एक बूढ़ी औरत ने ऋषि के पेट में लात मारते हुए कहा। हाँ, मैं भी सहमत हूं। अगर हम ऐसे रसमलाई को 1 स्टार देते रहे तो आखिर में ऐसे बेवकूफ लोग ही इसका फायदा उठाएंगे। अगर प्रेम ने कोई भी डिश बनाई है तो वो बाकी रेस्टोरेंट से काफी अच्छी ही होगी। हाँ, सही कहा। इस तरह से एक दूसरे को नीचा दिखाने से कोई फायदा नहीं होगा। अब हमें एक हो जाना चाहिए और हर प्रकार की रसमलाई को 5 स्टार देने चाहिए। चलो मिलकर रसमलाई की असली ताकत दिखाएं। लोगों के गुस्से के बीच ऋषि मदद की भीख मांगता रहा। उसने आज 2 अलग अलग ग्रुप पसंद करने वाले लोगों को एकजुट कर दिया था। प्रेम एक दिन में नॉर्मल और बहुत मीठी रसमलाई बराबर बराबर बेच लेता था और अब रसमलाई पसंद करने वाले कस्टमर रसमलाई की रैंकिंग बढ़ाना चाहते थे। इसलिए रेस्टोरेंट और रसमलाई की खातिर वो एकजुट हो गए थे। बॉस, ऋषि का एम्प्लॉय बेवकूफ की तरह ऋषि की तरफ देख रहा था। अभी थोड़ी देर पहले उसका बॉस जज्बे से भरा हुआ था, रेस्टोरेंट तोड़ने की बातें कर रहा था, लेकिन अब भीड़ उसे घेर कर मार रही थी और उसका कचूमर निकाल रही थी। एक आदमी ने ऋषि के उस एम्प्लॉय को कॉलर से पकड़ा और भीड़ की तरफ फेंक कर कहा। अब लोगों के पास पिटाई के लिए 2 आदमी थे। अरे यहां देखो सभी, यहां एक और है जो प्रेम के रेस्टोरेंट को तोड़ना चाहता है। अरे क्या चल रहा है? प्रेम को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अभी अभी क्या हुआ था। वो ये सब देखकर चौंक गया था। हालांकि कस्टमर्स की बातचीत से उसे जल्दी ही सारी बातें समझ आ गईं और वो जान गया कि फूड कंपटीशन में रैंक हासिल करने के कारण ऋषि उसके रेस्टोरेंट के लिए परेशानी खड़ी करने आया था, लेकिन प्रेम के कस्टमर ने ही सारा मामला रफा दफा कर दिया था। आज ये भीड़ रोड पर ही सारा इंसाफ करने को तैयार थी। बीच सड़क पर ही आज जनता की अदालत सज चुकी थी। प्रेम को भी ऋषि जैसे लोगों को लेकर कोई सिंपैथी नहीं थी। वो सबको दिखाना चाहता था कि किसी को भी उससे पंगा नहीं लेना चाहिए। हालांकि प्रेम अपने कस्टमर्स का सपोर्ट देखकर काफी अच्छा फील कर रहा था।
भले ही वो बस प्रेम के कस्टमर थे, लेकिन वो सभी प्रेम के रेस्टोरेंट की रेपुटेशन और उसकी पहचान के लिए लड़ाई कर रहे थे। ये सब देखकर प्रेम का दिल भर आया था। सब लोग अब रुक जाओ, हमें इसे जान से नहीं मारना है, प्रेम ने स्माइल करते हुए कहा। प्रेम की बात सुनते ही सभी कस्टमर्स एक साथ हंसने लगे। बचाओ, मैं मरने वाला हूं, प्लीज मुझे बचाओ, ऋषि ने रोते हुए कहा। लेकिन फिर भी उसे किसी ने लात मार दी। सिद्धार्थ भी भीड़ में से निकलकर अपना गुस्सा निकालते हुए ऋषि के पेट में 2-4 लातें मारी। उसके बाद वो प्रेम की तरफ देखने लगा। प्रेम, तुम्हारे बगल की दुकान को क्या हुआ? ये इतनी सारी दुकानें गिर कैसे गईं? सिद्धार्थ ने हांफते हुए पूछा। प्रेम के रेस्टोरेंट के बगल की हथियार की दुकान अभी भी मिट्टी का ढेर बनी थी और कुछ लोग वहां से कचरा साफ कर रहे थे। वो सभी बहुत जल्दी जल्दी काम कर रहे थे, लेकिन जमीन पर पड़ा मलबा अभी भी साफ देखा जा सकता था और ये बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी यहां एक बड़ी सी लड़ाई हुई हो। शायद यहां भूकंप आया था, प्रेम ने बहाना बनाते हुए कहा। उसे पता था कि वो सभी लोगों को विस्फोट की बात नहीं बता सकता। अगर देवी मंदिर वालों को यह बात पता चल जाती कि वरुण ने एक्सप्लोजिव बनाए हैं, तो उनका ध्यान स्टीम इंजन की जगह एक्सप्लोजिव की तरफ खिंच जाता। और अगर आने वाले दिनों में वरुण अपने बनाए प्लान में सक्सेस हो जाएगा, तो इस दुनिया को एक ऐसा पावरफुल हथियार मिलेगा जिससे बड़े से बड़े राक्षसों को भी मार गिराया जा सकेगा। इस हथियार के आने के बाद पूरे राज्य में खलबली मच सकती थी। वरुण बहुत लंबे समय से ऐसा हथियार बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अगर देवी मंदिर वाले उसके इस प्रोजेक्ट में पैसे लगाने को तैयार हो जाएंगे, तो बहुत जल्दी ही इस दुनिया को एक तोप मिल सकेगी। प्रेम बिल्कुल नहीं चाहता था कि ऐसा हो। अगर पूरी दुनिया में तोप फैल जाएगी, तो यह दुनिया बहुत जल्दी ही बदल जाएगी, जिससे ककाओ गांव भी रहने के लिए सुरक्षित जगह नहीं बचेगी। अच्छा, ऐसी बात है, लेकिन तुम्हारा रेस्टोरेंट तो बच गया, तुम कितने किस्मत वाले हो, सिद्धार्थ ने सिर हिलाकर कहा। प्रेम के रेस्टोरेंट के पास की 3 दुकानों को बुरी तरह से नुकसान हुआ था, लेकिन प्रेम का रेस्टोरेंट वरुण की दुकान के ठीक बाजू में होने के बाद भी सुरक्षित बच गया था। तभी प्रेम ने वसीम को उसकी तरफ आते हुए देखा। मास्टर वसीम, आज रिया की पढ़ाई कब से शुरू होगी? प्रेम ने स्माइल करते हुए पूछा। फिर उसने लवी और प्रीति की तरफ देखा। लवी अभी भी थोड़ा बीमार दिख रहा था, लेकिन उसकी हालत पहले से अब काफी ठीक थी, जबकि प्रीति ऐसी दिख रही थी जैसे वो पूरी तरह से रिकवर हो चुकी हो। प्रीति हीलिंग मैजिक में माहिर थी और उसकी खुद को ठीक करने की एबिलिटी ने काफी अच्छे से काम किया था। हम 8 बजे से पढ़ाई चालू करेंगे, उसके पहले मैं थोड़ा खाना खाना चाहूंगा, वसीम ने कहा और रिया की तरफ देखकर स्माइल करने लगा। गुड मॉर्निंग छोटी गुड़िया। गुड मॉर्निंग मास्टर कछुआ, रिया ने अपनी कुर्सी से खड़े होकर जवाब दिया। फिर वो खुश होकर लवी और प्रीति की तरफ मुड़ी और उसने पूछा, प्रीति दीदी, बड़े भालू, अब आप दोनों कैसे हो? अब हम ठीक हैं। तुम्हारे पापा का सूप पीने के बाद हम दोनों को काफी अच्छा लग रहा है, प्रीति ने स्माइल करते हुए कहा और रिया के सर पर हाथ फेरने लगी। पापा का सूप तो बेस्ट है, पापा जो भी डिश बनाते हैं ना, वो सबसे अच्छी होती है, रिया ने सिर हिलाकर कहा। उसकी आंखों में अपने पापा के लिए गर्व साफ महसूस किया जा सकता था। थैंक यू प्रेम, और तुम दोनों लड़कियों का भी बहुत शुक्रिया, प्रीति ने प्रेम, यामिनी और श्रुति के आगे झुककर कहा। यामिनी और श्रुति प्रेम के ठीक पीछे खड़ी थीं। यूर वेलकम, प्रेम ने स्माइल करते हुए सिर हिलाया। रिया को प्रीति काफी पसंद थी और प्रीति का इंप्रेशन प्रेम पर काफी अच्छा भी पड़ा था। अरे इस सब की जरूरत नहीं है, यामिनी ने हाथ हिलाकर कहा। उसके एक्सप्रेशन को देखकर लग रहा था कि वो थोड़ा सा एम्बैरस फील कर रही थी। श्रुति ने जवाब के तौर पर बस सिर हिला दिया। उसकी सोच बहुत सीधी सी थी कि अगर उसने किसी की मदद की है तो वो उसका क्रेडिट लेने से इनकार नहीं करती थी। रेस्टोरेंट खोलने का समय हो गया है, आप सभी का स्वागत है, प्रेम ने घड़ी की तरफ देखकर कहा और रेस्टोरेंट के दरवाजे खोल दिए। अभी अभी प्रेम के कस्टमर्स ने जिन 2 लोगों को मारा था, प्रेम ने उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। ये दोनों लोग प्रेम के रेस्टोरेंट को परेशानी में डालने आए थे, इसलिए प्रेम की नजर में उनके साथ जो भी हुआ था वो बिल्कुल ठीक हुआ था। श्रुति और यामिनी दरवाजे के एक कोने पर खड़ी हो गईं। वो दोनों स्माइल कर रही थी
और अब उनका काम शुरू होने वाला था। सभी कस्टमर्स रेस्टोरेंट के अंदर आ गए। उन्होंने ऋषि और उसके एम्प्लॉय को पीछे ही छोड़ दिया। हालांकि कुछ कस्टमर्स रेस्टोरेंट के अंदर आने के पहले भी उन्हें लाते मार रहे थे। बॉस, मेरा इंतजार करो। एम्प्लॉय भी घसीटते हुए उसका पीछा कर रहा था। उसे तो यह भी नहीं मालूम था कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ था। उसने तो बस कुछ बातें ही कही थी और उसे बिना मतलब के पिटाई झेलनी पड़ी थी। फूड कंपटीशन में सुबह जो रैंकिंग मिली थी उससे बहुत मीठा और नॉर्मल मीठा पसंद करने वालों को काफी झटका लगा था और यही सदमा गुस्से के तौर पर उफन कर बाहर आ गया था। हालांकि ऋषि और उसके एम्प्लॉय ने ही सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा था और इसी कारण इन दोनों फ्लेवर्स को पसंद करने वाले लोग एक साथ आ गए और अपनी पसंदीदा रसमलाई की खातिर उन्होंने ये कदम उठा लिया। प्रेम को यह सब देखकर काफी खुशी हुई थी। उसका बटर पनीर मसाला और नान ऑलरेडी टॉप 30 में आ चुका था, लेकिन उसकी काफी डिशेस भी रैंकिंग में ऊपर आ सकती थे और आज की घटना ने यह साबित कर दिया था। यह मिशन देने के पीछे सिस्टम के इंटेंशंस भी काफी साफ थे। वो तो बस रेस्टोरेंट की पॉपुलैरिटी बढ़ाना चाहता था। अगर अभी प्रेम टॉप 30 में आ गया था तो आगे वो टॉप 20 या टॉप 10 में भी आ सकता था। अब प्रेम को ये सब चीजें ध्यान में रखकर काम करने की जरूरत थी। सुबह के ओपनिंग आवर्स आज पलक झपकते ही खत्म हो गए। वसीम ने अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट किया और रिया उसके साथ पढ़ने के लिए चली गई। जब वसीम प्रीति और लवी को भी अपने साथ लेकर गया तो यह देखकर प्रेम को काफी सरप्राइज फील हुआ। इसके पहले जब वसीम ने प्रीति और लवी की मदद की थी तब भी प्रेम को काफी झटका लगा था, क्योंकि वसीम उन लोगों में से नहीं था जो यूं ही किसी की मदद कर देते थे। प्रेम के दिमाग में एक बात घूमने लगी थी कि क्या वसीम का इन दोनों ब्रह्मा राक्षसों से कोई कनेक्शन था। ठीक है, मैं बहुत मीठी रसमलाई को 5 स्टार देता हूं, लेकिन इससे नॉर्मल मीठी रसमलाई के लिए मेरा प्यार खत्म नहीं होगा। हाँ, मुझे भी ऐसा करते हुए बहुत दुख हो रहा है, लेकिन मैं भी नॉर्मल मीठी रसमलाई को 5 स्टार देता हूं। हमें तो बस कैसे भी करके रसमलाई को टॉप रैंकिंग में लाना है। दरवाजे से बाहर जाते हुए कस्टमर्स ने आपस में बात करते हुए कहा, बॉस, इन लोगों ने तो रसमलाई का बस एक ही फ्लेवर खाया है, लेकिन ये दोनों फ्लेवर के लिए वोटिंग कर रहे हैं। ये चीटिंग नहीं है? यामिनी ने प्रेम को देखकर पूछा। हाँ, तुम्हारी बात तो सही है, जबकि हमने तो उन्हें ऐसा करने को कहा भी नहीं है। अगर इस चीज की इन्वेस्टिगेशन हुई तो हम परेशानी में पड़ सकते हैं। प्रेम ने यामिनी की बात समझकर जवाब दिया और उसके दिमाग में कई बातें चलने लगीं। प्रेम रैंकिंग्स हासिल करने के लिए कोई गलत तरीका इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। हालांकि रसमलाई के दोनों फ्लेवर्स पसंद करने वालों में जब से दोस्ती हुई थी तब से प्रेम समझ गया था कि इससे उसे काफी फायदा होने वाला था। प्रेम को तो यह भी नहीं पता था कि यह चीज नियम के खिलाफ है या नहीं, लेकिन जब तक बटर पनीर मसाला और नान और राजमा चावल टॉप 30 में थे उसे इस सब के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं थी। उधर लवी हथियारों की दुकान की तरफ चला गया और वहां खड़े होकर अपना सिर खुजलाने लगा। फिर उसने वरुण की तरफ देखा जो काम करने वालों को इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। बॉस, क्या आप अपनी दुकान के लिए लोगों को हायर कर रहे हैं? मैं बहुत अच्छा एम्प्लॉय तो नहीं हूं, लेकिन मैं काम करने में आपकी मदद कर सकता हूं। लवी ने स्माइल करते हुए पूछा।